मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हिंदी स्पष्ट के गद्य खंड में चैप्टर है एवरेज श्रेणी शिखर यात्रा वसेंद्री पाल का। इसमें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। ये पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ से आगे आरंभ करते हैं। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोटसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी, शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। लेखिका ने बताया 15-16 मई 1984 में बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और लोटसे की सीधी बर्फीली ढलान पर जो कैंप लगाया गया था, कैंप नंबर 3, वहाँ कैंप में थी लेखिका। उसके साथ 10 और व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति उसी के तंबू में थे और अन्य 8 लोग दूसरे तंबू में थे। रात्रि के लगभग 12:30 बजे जब लेखिका पूरी तरह से नींद में खोई हुई थी, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के सिर के पिछले भाग में कोई बहुत ही सख्त चीज़, सख्त कहते हैं कठोर चीज़ टकराई और उसे एक धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत भारी और ठंडी वस्तु उसके ऊपर से उसे कुचलती हुई गुजर रही है। और यहाँ तक कि लेखिका को सांस लेने में भी कठिनाई प्रतीत होने लगी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोटसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। लेखिका ने बताया कि ये क्या था? बर्फ का एक बड़ा सा पिंड उस लोटसे ग्लेशियर से टूट करके नीचे आ गया था और वो नीचे हम सभी के ऊपर से गुजरता चला गया। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। एक विशालकाय पिंड टूट करके नीचे आया और उनके तंबू पर से गुजरता हुआ चला गया। पूरे कैंप को उसने तहस नहस कर दिया था। सभी लोगों के ऊपर से तो गुजरा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चोट तो सभी को आई थी, लेकिन उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। ये कठिनाइयाँ थी उस पर्वतारोहण की। लेखिका ने ये दर्शाने का, ये बताने का प्रयास किया कि इस तरह की यात्राओं में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए
उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लेखिका ने बताया लोबसांग जो उसके साथी थे, स्विस छुरी की मदद से उन्होंने तंबू का रास्ता साफ किया और बहुत तेजी के साथ वो मुझे बचाने के कार्य में जुट गए। यदि थोड़ा सा भी विलंब हो जाता, यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती, तो उस देर का तात्पर्य था मृत्यु। बड़े बड़े हिमखंडों को हटाना बड़ा कठिन कार्य था। उन्होंने बहुत अधिक बर्फ की खुदाई की और उसके बाद उस बर्फ की कब्र से मुझे निकालने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सुबह हमारे अन्य सुरक्षा दल हमारे पास आ गए और 16 मई को 8 बजे तक हम कैंप 2 पर अर्थात नीचे उतर आए। जिस शेरपा की, जिस साथी की हमारी टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे हमने स्वयं अपने हाथों से बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटा करके उसको नीचे लाया गया। हमारे जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर इस तरह की सुरक्षा का कार्य बड़ा ही साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मेरे जो अन्य साथी थे, जो घायल थे, जिनको चोट आई थी, उन सभी को बेस कैंप पर भेजना पड़ा। और मुझसे कर्नल खुल्लर ने पूछा, क्या तुम डर गई थी? क्या तुम भयभीत हो? क्या तुम डरी हुई हो? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम्हें भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो लेखिका ने उस डर को स्वीकार किया, उस भय को स्वीकार किया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि क्या तुम भी वापस लौटना चाहोगी, तो लेखिका ने मना कर दिया। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। लेखिका साउथ पोल कैंप पहुंची और उसे अपने अगले दिन की तैयारियां करनी थी, इसलिए वो है अपने अगले दिन की तैयारियों में जुट गई। उसने भोजन बनाने के लिए गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि एकत्र किए। उसका एक साथी उनके पास आया और जब उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा, दूसरी ओर लेखिका के मन में एक चिंता थी। उसके जो अन्य साथी थे कि जय, मीनू आदि, वो उससे पीछे रह गए थे और अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे थे। उनको लेकर लेखिका के मन में चिंता थी। यहाँ लेखिका के सहयोग की भावना प्रदर्शित होती है। वो केवल अपने लिए चिंतित नहीं थी, उसे अपने से अधिक चिंता अपने साथियों की थी। ये उसकी सहयोग की भावना को प्रदर्शित करता है। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा पर की चोटी के ठीक नीचे मिला।
उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। दोपहर के बाद लेखिका ने बताया, अन्य सदस्यों की मदद करने के लिए मैंने थर्मस में जूस भरा और एक थर्मस में गर्म चाय भरी और नीचे जाने का निश्चय किया। जैसे ही मैं कैंप से बाहर निकली, बर्फीली हवा ने मेरा स्वागत किया और बाहर आकर के मेरी मुलाकात मीनू से हुई। लेखिका के अनुसार मीनू से उनकी मुलाकात हुई और साथ ही उनके अभी कुछ और पीछे थे। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका की मुलाकात जय से हुई और लेखिका ने उसकी थकान को दूर करने के लिए, उसके शरीर में शक्ति का प्रवाह करने के लिए उसे चाय वगैरह दी। चाय लेकर के उसने कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन लेखिका को और आगे जाने से उसने रोका। थोड़ा सा और आगे जब लेखिका उतरी तो लेखिका ने की को देखा और की लेखिका को देख करके हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। जब लेखिका की से मिली तो ऐसी स्थिति में बर्फीली हवा में, जिससे कुछ समय पूर्व जिसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उस लेखिका को अपने लिए सामान लेकर के आते हुए देख करके की बहुत छक्का रह गया और उसने उससे उलाहना भी दिया, शिकायत भी की कि तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? लेखिका ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं भी एक पर्वतारोही हूँ और इसीलिए मैं इस दल में शामिल हुई हूँ। मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए मुझे अपने सदस्यों की, अपने दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। की ने उसके उस साहस को देख करके की के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने लेखिका के द्वारा दिए हुए पेय पदार्थों से, जो भी चाय थी या अन्य जूस था, उससे अपनी प्यास बुझाई, लेकिन लेखिका उसके उस सामान को लेकर के स्वयं चलना चाहती थी, किंतु की ने अपनी वो किट लेखिका को नहीं दी। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ी देर बाद लेखिका ने बताया कि साउथ पोल कैंप से हमारे अन्य दो साथी हमसे मिलने के लिए नीचे आए और उसके बाद हम साउथ पोल पर पहुँचे। साउथ पोल के बारे में लेखिका बताती है कि वह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। लेखिका ने अगले दिन के बारे में बताया। सुबह 4 बजे लेखिका उठी, बर्फ़ को पिघला करके उसने चाय बनाई और जो कुछ भी थोड़ा सा था उसको हल्के नाश्ते के रूप में लेखिका ने लिया। और उसके बाद जब 5 बजे वो अपने तंबू से बाहर निकली तो अंगदोर जी नामक उनका साथी बाहर खड़ा हुआ था और उसके साथ अन्य कोई नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर बने लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था।
इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। लेखिका ने बताया कि अंगोर जी नाम का जो उनका साथी था वह बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई करना चाहता था, लेकिन चढ़ाई ऑक्सीजन के बिना करने के कारण उसके पैर ठंडे हो जाते थे। बहुत अधिक ऊंचाई पर और अधिक समय तक खुले में रहना या रात्रि में शिखर पर जाना नहीं चाहता था वो, इसलिए उसके अनुसार या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर वापस साउथ पोल आ जाए या फिर उसे अपना उस चोटी पर पहुंचने का प्रयास छोड़ना पड़ेगा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अंगदोर जी के अनुसार वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। लेकिन एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक पहुँचना और वापस लौटना ये बहुत ही कठिन और बहुत परिश्रम का कार्य था। इसके अतिरिक्त मेरे मन में एक बात और भी थी कि यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे हो गए तो फिर लौटकर आने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन फिर भी अंगदोर जी के विश्वास और उसके साहस के बारे में जानकर के मुझे ऐसा लगा कि ये संभव हो सकता है। साथ साथ मैं अपने आरोहण की क्षमता को भी जानती थी, उसकी कर्मठता के बारे में मुझे विश्वास था। लेकिन साथियों में से अन्य कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ठीक है, आगे रह गया है थोड़ा सा, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।